ओके, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ये हमारा टॉपिक है कैटालिटिक डीएक्टिवेशन। अब इस कैटालिटिक डीएक्टिवेशन में अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर थोड़ी वीडियो और ज़्यादा क्लियर आएगी। कैटालिटिक डीएक्टिवेशन में, क्योंकि जनरली हम जो प्रोसेस करते हैं उसमें हम एक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं और हम ये मान कर चलते हैं कि कैटालिस्ट रिएक्शन के कोर्स में यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन एक दिक्कत कैटालिस्ट के साथ भी आती है कि टाइम के साथ साथ कैटालिस्ट की वो रिएक्शन को कैटालाइज करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज़ करती रहती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसके लिए, लेकिन कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ डिक्रीज़ करती है। इसी को कहते हैं कैटालिटिक डीएक्टिवेशन। अब इसका नुकसान ये होता है कि कैटालिस्ट या तो कैटालिस्ट को चेंज करना पड़ता है या फिर उस कैटालिस्ट को रीजनरेट करना पड़ता है, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काफ़ी खर्चा और टाइम दोनों लगते हैं। और इस कैटालिस्ट की टेंडेंसी की वजह से चीज़ों की प्रोडक्शन की जो कास्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो हर इंडस्ट्रीज़ अपनी इस कैटालिस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा कास्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इस कैटालिस्ट को रीजनरेट करना पड़ता है या नया कैटालिस्ट लगाना पड़ता है, तो उसके लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। अब हम मेन सीधे टॉपिक पर आते हैं कि कैटालिटिक डीएक्टिवेशन एक्चुअल में होता क्या है। इधर सुने, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, वो प्रोसेस जिसमें कैटालिस्ट अपनी एक्टिविटी को लॉस कर दे या डिक्रीज कर दे विद पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन कोर्स। रिएक्शन के दौरान कैटालिस्ट अपनी एक्टिविटी, कैटालिस्ट की एक्टिविटी का डिक्रीज हो जाना, इसी को कहते हैं कैटालिस्ट का डीएक्टिवेट होना, यानी कैटालिटिक डीएक्टिवेशन। अब इस कैटालिटिक डीएक्टिवेशन के लिए जो थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये बहुत फिजिकल और केमिकल नेचर का होता है, यानी डीएक्टिवेशन केमिकली भी डीएक्टिवेट हो सकता है, वो फिजिकली भी नेचर भी चेंज हो जाता है कैटालिस्ट का। और इस डीएक्टिवेशन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि रीजनरेशन या सेपरेशन के लिए टाइम और पैसा दोनों लगते हैं। तो उस प्रोसेस को इकोनॉमिकली वेबल कहा जाता है इफ़ जनरेशन इज़ इनफ्रीक्वेंट। अगर उस कैटालिस्ट की रीजनरेशन बार बार ना करनी पड़े और इनएक्सपेंसिव ज़्यादा खर्चा भी ना आए, तब वो प्रोसेस को कहा जाता है कि ये इकोनॉमिकली वेबल है। और हम ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कैटालिस्ट की डीएक्टिवेशन को हम रोक सकें या अवॉइड कर सकें। इट कांट बी अवॉइडेड, यानी ये इनएविटेबल प्रोसेस है। लेकिन क्या किया जा सकता, ऑल्दो सम टाइम, कई बार क्या किया जा सकता है, इट कैन बी स्लोड। इस कैटालिस्ट की डीएक्टिवेशन को थोड़ा आस्था किया जा सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे इसको डीएक्टिवेट होने में, और इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस भी किया जा सकता है। अब ये कैटालिटिक डीएक्टिवेशन जो होती है, इट कैन अकर थ्रू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। कैटालिस्ट का डीएक्टिवेट होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डीएक्टिवेशन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज से हो सकती है। उसमें जो 4 इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, पहला होता है कोकिंग, ये कुकिंग लिखा हुआ, कोकिंग और फॉलिंग। दूसरा होता है पॉइजनिंग। तीसरा होता है सिंटरिंग और एग्लोमरेशन, एंड देन सॉलिड फेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा इरोजन वगैरह भी होते हैं। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे कि ये कैटालिटिक डीएक्टिवेशन। फिर सुने, कैटालिटिक डीएक्टिवेशन क्या होता है कि रिएक्शन में आपने कैटालिस्ट लिया, टाइम गुजरने के साथ साथ वो कैटालिस्ट अपनी एक्टिविटी को लूज़ करता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं डीएक्टिवेशन। अब ये जो कैटालिस्ट चेंज हो जाता है, यानी वो कैटालिस्ट में चेंज, फिजिकल चेंज की वजह से भी वो डीएक्टिवेट हो सकता है, केमिकली भी उसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं। इस डीएक्टिवेशन से प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता है, और डीएक्टिवेशन को हम रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ एक प्रोसेस करके हम इसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। तो डीएक्टिवेशन नंबर ऑफ़ तरीक़ों से हो सकती है, जैसे कोकिंग या फॉलिंग, पॉइजनिंग, सिंटरिंग। वन बाय वन करके हम इनको पढ़ेंगे। तो पहला तरीका जो है वो है फॉलिंग या कोकिंग। अब इसको ध्यान से सुनना है, ये सबसे कॉमन टू रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कोकिंग वाला जो कैटालिटिक डीएक्टिवेशन होती है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन में। इसमें होता क्या है, एक्चुअल में एक साइड रिएक्शन चल रही होती है जिसमें कोक बनता है, यानी कार्बन का इम्प्योरिटीज़ के साथ कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर। अब वो जो कोक होता है वो कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर, मेटल के कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट कर देता है, क्योंकि कैटालिस्ट के काम करने के लिए कुछ एक्टिव साइड्स होती हैं, तो वो एक्टिव साइड को कोक कवर कर देता है। तो थोड़ा ध्यान से सुने इसको। ये कॉमन होता है
टू रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में ये कॉमन होता है। और यहाँ पर होता क्या है, साइड रिएक्शन ऑन कैटालिस्ट सरफेस, कुछ साइड रिएक्शन चल रही होती है कैटालिस्ट सरफेस के ऊपर विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ कोक, जो क्या बना रही होती है, कोक बना रही होती हैं। इससे एक्टिव साइट्स आर नो कवर्ड बाई कोक, जो कैटालिस्ट की एक्टिव साइट होती हैं जहाँ से कैटालिस्ट काम करता है वहाँ पर कोक उसको कवर कर लेता है, और पोर या जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो इस तरह से ब्लॉक हो जाती हैं। जब ये पोर या ब्लॉक हो जाती हैं तो इससे एक्टिव सरफेस एरिया कम हो जाता है और कैटालिस्ट की काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है कोकिंग, ये एक फिजिकल डीएक्टिवेशन होता है, बस फिजिकली चेंज आ जाता है कि कैटालिस्ट की जो एक्टिव सरफेस है वहाँ पर कोक जमा हो गया। कोक होता क्या है कि कंडेंसेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से जो कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है विद इम्प्यूरिटीज़, उसको कोक कहते हैं। जो कैटालिस्ट ऑलरेडी कोक्ड हो चुका होता है उसको कहते हैं स्पेंट कैटालिस्ट। और ये जो प्रोसेस होता है ये कैटालिस्ट वाला ये पार्शली रिवर्सिबल होता है, यानी आप इसको कैटालिस्ट को रीजनरेट कर सकते हैं कि अगर आप एयर में थोड़ा सा उसको बर्न करें तो कार्बन वहाँ से ऑक्साइड बनाकर निकल सकता है। तो ये थोड़ा सा रिवर्सिबल, पार्शियल रिवर्सिबल होता है, यानी इसको रीजनरेट किया जा सकता है। ये वो पहले वाला सबसे पहला प्रोसेस है कि कैटालिटिक रीजनरेशन, कैटालिटिक डीएक्टिवेशन होती क्या है और ये कैटालिटिक डीएक्टिवेशन किस किस तरीके से हो सकती है। आगे के 3 स्टेप नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। पहले मैं ये देखूं कि इस वीडियो की कितनी लेंथ वगैरह बनी है।